तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जैसे पढ़ा है ना, हमने जैसे पढ़ा है कि एनी फैक्ट, अब है ना हम लोग है ना सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है, मोटिव क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होती है, प्रीवियस कंडक्ट के बारे में क्या बताया गया है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। तो मोस्टली क्या होता है ना, अब देखो, जो भी चीजें होती है ना हम लोगों की मोटिव से स्टार्ट होती है कि हमारा मोटिव क्या है। उस चीजों को लेकर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उस चीजों को लेकर हमें ये देखना पड़ता है कि प्रीवियस ऐसा कुछ बात था क्या, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब है कि हमने इसके अलावा ऐसा कुछ किया है क्या। ठीक है, अब हमने मोटिव देख लिया, प्रिपरेशन समझ लिया बेटा, उसके बाद में प्रीवियस यानी पिछले की बात कर रही हूं मैं। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 में क्लियरली आएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। एनी फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट इज रेलेवेंट, अगर वो रेलेवेंट है और वो शो कर रहा है, वो दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव, जिसमें आपको मोटिव दिखाई दे रही है। इसके जो इलस्ट्रेशंस है, एबीसीडी से लेके जो हमारे इलस्ट्रेशंस है, वो इलस्ट्रेशंस भी आज आप लोगों को मैं बाय आर्ट करवा दूंगी, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इलस्ट्रेशन अगर आपने एग्जाम में लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और ये इलस्ट्रेशंस आपको सबके सब याद करने हैं। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी। यहाँ पर आपने मोटिव देखा, यहाँ पर आपने प्रिपरेशन की बात देखी। फॉर एनी फैक्ट एंड इशू, फैक्ट एंड इशू होता है तभी जाके वो मोटिव, कंडक्ट या प्रिपरेशन को जाके रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, जो फैक्ट एंड इशू होता है, क्या ये बात हुई है, कोर्ट के सामने ऐसा कोई सवाल पैदा हो जाए, तो वो हो गया फैक्ट एंड इशू। और उस फैक्ट एंड इशू को बेटा, अगर समझो कोई ऐसी रेलेवेंसी की पॉइंट आ जाती है, कब वो रेलेवेंट होगा, है ना, वो रेलेवेंट तब होगा जब फैक्ट एंड इशू उस बारे में बताएगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन जो है आप लोगों को फैक्ट एंड इशू क्या है, उसमें रेलेवेंसी कैसे होगी, हम लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, नाउ व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। देखो, जो भी कंडक्ट होता है वो दिखता है। ठीक है, आपका कंडक्ट क्या था, आपने किया, और एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, आप लोगों को यह भी पता है कि सूट और प्रोसीडिंग्स जो होता है, जिसमें हम लोग सूट की बात करें तो ये हम लोगों को सिविल के बारे में बता रहा है, प्रोसीडिंग्स तो ये क्रिमिनल और सिविल दोनों का टेक्सचर दे रहा है हमको। उसके बाद में देखेंगे, टू एनी सूट और रेफरेंस टू सच प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, जो भी फैक्ट इन इशू अगर वो रेलेवेंट हो जाएगा तो वो कैसे होगा, द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट। अभी ऐसा पर्सन का कंडक्ट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर एक विल हुई है, तो वो विल जो होने के बाद में, वो जो अलाइज्ड विल है, अगर उसी को मैं एक क्वेश्चन मार्क में लेके आ जाऊं एज अ जज कि ये विल हुई भी है या बोगस है, या इनका कोई ऐसा कंडक्ट है जिस वजह से मुझे बिलीव करना पड़ रहा है कि ये विल ओरिजिनल है, तो मुझे पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी इस बात को लेकर, मुझे समझना पड़ेगा। तो उसको लेकर मैं क्या चेक करूंगी, उसकी वेरासिटी चेक करूंगी, है ना। ये जो विल है, इससे पहले ये जो प्रॉपर्टी है वो इसी की है, ये इसी के फैमिली की है, तो वहां से मुझे रेलेवेंसी समझ में आएगी और उसके बाद में मैं क्लियरली वहां पे एक जजमेंट दे पाऊंगी। विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, जिसका मेन क्वेश्चन है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ है, यहाँ पर मेन सवाल है कोर्ट के सामने उस प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है, इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस बाय एनी फैक्ट इन इशू, ऐसा कोई कंडक्ट जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ ये बात ऐसी नहीं है तो ऐसी है। ठीक है, समझो, पहले मैं एक चोर थी, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं थी, मैं चोर थी, तो मेरा प्रीवियस कंडक्ट क्या था, मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं अच्छे इंसान बन गई हूं, ये तो बात की बात है, दैट इज सब्सिक्वेंट। प्रीवियसली आई वॉज अ थीफ, नाउ आई एम अ टीचर, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कंडक्ट और इन्फ्लुएंसेस में समझेंगे। और रेलेवेंट फैक्ट, वेदर इट इज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, ये पहले का है या सब्सिक्वेंट है या बाद का है। अगर पहले वाली चीज भी हम लोगों के पकड़ में आ जाती है, ऐसा मत समझना कि पहले वाली चीजों से हम बच जाते हैं,
कहीं ना कहीं वो बाद में सब्सिक्वेंटली हमको फॉलो ही करती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं चोरी करने गई थी कहीं पर, ठीक है। जब मैंने चोरी किया, उसके बाद में पुलिस को पता चल गया कि मैं चोर हूं और मैं भाग गई। जब मैं भाग गई तो मैं एक ट्रेन में चढ़ गई, जिसकी वजह से मुझे, मेरे पास टिकट नहीं थी, तो यहां पर मैं फंसती हूँ। ये जो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी लेके आता है कि ये चोरी करके बिना टिकट के उस ट्रेन में चढ़ गई, और पुलिस को कैसे समझ में आया, मेरे पास टिकट नहीं थी, यानी चोर कौन, मैं। तो ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में आप लोगों को कनेक्टिविटी बिठा के रेलेवेंसी के पॉइंट पे लेके जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ती हूं मैं। अब फैक्ट शोइंग मोटिव, हम लोगों का मोटिव क्या है। आईपीसी के अंदर आप लोगों ने मोटिव के बारे में पढ़ा है, प्रिपरेशन के बारे में पता है आप लोगों को, कंडक्ट के बारे में पता है। नाउ फैक्ट शोइंग मोटिव, अगर फैक्ट्स जो है, जो भी मोटिव शो करते हैं, यहां पर क्या बोल रही हूं मैं, फैक्ट्स वो जो मोटिव शो करते हैं, जो मोटिव दिखाते हैं, जो दिखता है, ठीक है, ऐसा फैक्ट जिसको लेकर हम लोग प्रिपरेशन भी करते हैं। आपको पता है ना, ऑफेंस से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। जब प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, तो वो प्रिपरेशन रेलेवेंट बन जाती है, क्योंकि मेरा इरादा तो नेक नहीं है ना, है ना। तो यहां पर मोटिव, यहां पर प्रिपरेशन, और प्रीवियस कंडक्ट के बारे में बताती हूँ, सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में भी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है। आप लोगों को मोटिव समझा, प्रिपरेशन समझा और कंडक्ट समझा ना, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सेक्शन जो हमारा 6 है, आपने उसको ऐसे ही समझ लिया कि भारतीय साक्ष्य बिल क्या कह रहा है। कहीं ना कहीं कॉपी तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ही है, इज इक्वल्स टू आईईए, जो कि सेक्शन नंबर 8 था, है ना। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूं। अब प्रीवियस कंडक्ट के बारे में बता दूं, पहला कोई ऐसा कंडक्ट जो है, जो फैक्ट बनता है, वो रेलेवेंट हो जाता है। पहला कोई ऐसा कंडक्ट, पहली कोई ऐसी बात, पहली कोई ऐसी चीज, वो जो फैक्ट बनेगी वो रेलेवेंट हो जाएगी। आया ध्यान पे। अब देखो, फैक्ट शोइंग सब्सिक्वेंट कंडक्ट, बाद में अगर ऐसी कोई चीज है जो अक्यूज ने की है, बाद में जो ऐसी चीज है जो अक्यूज ने करी है, वो सब्सिक्वेंट में आ जाएगा। ठीक है, मोटिव जो है, किसी पर्सन को मोटिवेट करता है किसी चीज को करने के लिए, टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, मोटिव जो है, अगर मेरा मोटिव है मैं इंस्टिगेट करूं, ओए ओए, बोलेंगे क्या कर रही है ये, मेरे को, मेरी क्या इंसल्ट करने बैठी है क्या, ओए तुझे नहीं आता, ओए मैं तेरे को देख लूंगी, आई एम डिफेमिंग यू समवेयर और द अदर। तो ये जो है ना, मेरा मोटिव क्या है, आपको इंस्टिगेट करना, आपको कहीं ना कहीं उस बात पे इतना गुस्सा दिलाना, इतना अग्रेसिव करना कि आपको ऐसे लगे आज ता ना छोड़ूंगी तुझे दम दमा दम। तो दिस इज द मोटिव। समझा, यहां तक समझा, एनी क्लियर, कुछ है कि जो डाउट है कि मोटिव एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे मैंने इंड्यूस किया ना, मैंने इंड्यूस कैसे किया, अगर मैं आपको पुश बैक करती हूँ किस चीज को लेकर, ए तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आई एम पुशिंग बैक नो, कहीं ना कहीं मैं आपको रिगरसली उस चीज को कर रही हूँ, कर रही हूँ, आपको भी तो पड़ेगा, रुक अब मैं इसको दिखाती हूँ। तो दिस इज व्हाट इंड्यूसमेंट टू डू एन एक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ, हम लोगों ने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हमने देखा था कि जो भी पर्सन है, उसको तब तक गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता, तब तक उसको इनोसेंट ही समझा जाता है। लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा कि आप जब जजेस के सामने जाते हैं, तो आप लोगों को वो अक्यूज्ड ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि जब तक तू प्रूव नहीं होता है तब तक तू अक्यूज नहीं है ना। सुना होगा आप लोगों ने ये बात कि जजेस भी आपको अक्यूज डालेगा, अक्यूज आया है क्या, नहीं तो वारंट निकालेंगे। फिर तब हम लोगों को क्यों नहीं ये किया जाता है, तब वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात क्यों नहीं आती है,
वाई प्रूफ क्यों नहीं? तो दिस मीन्स दैट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कोर्ट को प्रिज्यूम करके चलना चाहिए ना, कोर्ट को ये मानना चाहिए ना कि मैंने चोरी नहीं करी है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि मैं चोर है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि आई एम थीफ, मैंने चोरी करी है, तो तब तक तो मैं इनोसेंट हूं। तो मुझे अक्यूज क्यों बोला जाता है? वाई एम आई कॉल्ड अक्यूज्ड? मुझे क्यों बोला जा रहा है? तो जज का मोटिव क्या है? जज प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ चोर है चोर है चोर है। समझ रहे हो बात को? तो दिस मीन्स दैट देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एन अक्यूज। लेकिन बर्डन क्या होता है? ओनरशिप होती है, इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी उस, समझ रहे हो? तो ये जो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम होता है, जो ऑफेंस के बारे में बताता है, तुम कुछ करो और क्राइम ना हो, तुम कुछ करो और ऑफेंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्ट्स रीज और मेंस रिया, ये सारी की सारी मिली भगत जो है हम लोगों को मोटिव के बारे में बताती है। सोनली द प्रोसिक्यूशन, आपको पता है जो प्रोसिक्यूशन होता है, मैं हमेशा कहती हूं कि प्रोसिक्यूशन मींस कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन मींस who has complained to the police officer or to the magistrate is a prosecution। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद में मैं आगे बताऊं आपको, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्स द हाई, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। केस किसने किया है? मैंने किया है। तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि ये चोर है, ये चोर है। तो उसको लेकर मुझे कमर कसनी और मुझे बहुत हार्डन होना पड़ेगा। तो जो रीजनेबल डाउट है, वो सारा का सारा बर्डन जो है वो पहले कंप्लेनेंट के ऊपर होता है। तू बोल रहा ना चोर है, तो तू प्रूफ कर। तूने बोला ना ये चोर है, तो यू प्रूव इट। समझ में आया? तो इट इज, ये क्या है ना, एक फीलिंग्स है जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, तू प्रूफ कर या एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ। तो दीज आर फीलिंग्स विच प्रमोट्स एनीवन। कहीं ना कहीं मैं कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को, मैदान पर आके दिखा। तो दिस इज व्हाट, ये है मेरा एक एक्शन है, मैं जैसे कर रही हूँ, इट इज जस्ट एन एक्शन। आई एम मोटिवेटिंग, आई एम, माय मोटिव इज कि सामने वाले इस बात पे चिढ़ने चाहिए। ठीक है? तो मोटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल कि इन केस, अब देखो जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, मैं बताऊंगी आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो वहां पर भी मोटिव का एजेंडा आ जाता है। समझ में आया? बर्डन क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ ना, इंड्यूसमेंट। जैसे मैंने आपको इंड्यूसमेंट के लिए बताया, तो व्हेन वन पर्सन यूजेस deceitful practices to convince the other person and agree on anything which is harmful to that person। अब मुझे पता है मैं इंड्यूस कर रही हूँ, इसको मैं करूंगी और आप इंड्यूस भी हो जाओगे, और मुझे पता है कि वो चीज आपको लेकर हार्मफुल है, आपको वो तकलीफ पहुंचाने वाली है, आप उसमें प्रॉब्लम में आने वाले हो, लेकिन मेरे को तो खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, इसे कहते हैं जब सामने वाले को नुकसान पहुंचे और मैं खुश हूं, तो दिस इज इंड्यूसमेंट। ठीक है, चलो ये केस पे बाद में आएंगे ना। बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन नंबर 1, मैं आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेनेशन के बाद 2 स्टेटमेंट्स बताऊंगी। ध्यान देना, ये एक्सप्लेनेशन जो है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। द वर्ड कंडक्ट, यहां पर लिखा है कंडक्ट, ये जो वर्ड कंडक्ट है, CONDUCT, ये कंडक्ट किस बारे में बता रहा है? ये कंडक्ट किस बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है, किस बारे में कह रहा है? पहले तो हम लोगों को ये समझने का है कि एक्सप्लेनेशन वर्ड 1 जो है, वो वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड इन द स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट के बारे में बताया है, एक है अकंपनी और एक है एक्सप्लेन। 2 शब्दों का गेम है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में, एक है अकंपनी, एक है एक्सप्लेनेशन। दोनों के दोनों हीरोज है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। यानी द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस अकंपनी प्लस, अगर जब तक वो बात में कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं है जिस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाए कि वो स्टेटमेंट बन जाए, तब तक वो कहीं ना कहीं कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। जो भी कंडक्ट है आपका स्टेटमेंट जो इंक्लूड नहीं करा है, अब देखो स्टेटमेंट की बात है ना, तो यहां पर है ना, आगे देखो, other than statement which this explanation is to affect the relevancy of statement,
अब आपको अगर वो स्टेटमेंट को रेलेवेंट करने का है, ये इंक्लूड हो जाएगा जब वो स्टेटमेंट में अकंपनी और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में हो जाएगा, तब वो कंडक्ट रेलेवेंट होगा, वरना वो स्टेटमेंट तो भाड़ में जाए। आप वो स्टेटमेंट को वहां यूज करो जहां वो स्टेटमेंट आपको काम आती है, वरना यहां वो स्टेटमेंट तो काम की नहीं है, नल्ला है, नॉट इन यूज। अगर वो चीज आपको एक्सप्लेन करे तो आपकी मदद करेगी, वरना वो स्टेटमेंट तो रेलेवेंट होगी ही नहीं, वो स्टेटमेंट तो काम में ही नहीं आएगी। आप वो स्टेटमेंट वहां जाके दो जहां पे आपको वो स्टेटमेंट काम आए, वहां पे जाके वो स्टेटमेंट दो। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कोई काम की नहीं है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी अगर आप उस एक्सप्लेनेशन नहीं है तो। तब तक वो क्या है, भंगार है, यूजलेस है। समझा? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कंडक्ट के बारे में बताता है, कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करती है। अकंपनी प्लस एक्सप्लेन के बारे में बता रहा है आपको। स्टेटमेंट के बारे में अगर आप ये दोनों शब्द ना यूज होंगे तो हम लोगों को ये चीज का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2, 2 सेकेंड के लिए बाद में आ जाओ, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब कल मैं इस इलस्ट्रेशंस पे थी, है ना, मैंने आप लोगों को कहा इस इलस्ट्रेशन को रीड करो, जहां पर आदित्य है क्लास में, आदित्य है क्लास में, आदित्य आप है क्लास में? जी मैम, है तो। मैम है। कहाँ है आदित्य? मैं चाहूंगी अगर आप ये क्लास में है ना, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, वरना आप ये चीज जो इलस्ट्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों को अगर क्लैट के एग्जाम्स देने हैं या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सिर्फ आप लोगों को ऐसे नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन एंड टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए को बी के मर्डर के लिए किया गया है, ठीक है, ये शब्द इतना बोल रहा है। अब यहां तक आप लिखोगे कि दिस इज फैक्ट इन इशू, ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि जो कोर्ट है उसके सामने ही सवाल ये है ना कि क्या क्या ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जा सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पर एबीसी देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि ये तो मतलब है ही क्या, ए कौन बी कौन सी कौन। यहाँ पर ए बी सी अपन लोग हैं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर 3 लोगों के बारे में दिख रहा होगा, ए बी सी। लेकिन पहला आपसे ये पूछा रहा है ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, है ना, ए को मर्डर के लिए ट्राई किया गया है, तो ए ने सी का मर्डर किया है और बी को इस बारे में बी इस बारे में जानता था ना, यही बात है। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। समझा? ए ने सी का मर्डर किया है और बी इस बात को जानता था, बी इस बात को जानता था और ए को टॉर्चर कर रहा था ना, ए को टॉर्चर कर रहा था ना कि भाई जो मनी एक्सटॉर्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी की बात की जा रही है, कि टॉर्चर कर रहा था कि भाई मुझे पैसे चाहिए, है ना, आपकी अगर ये पैसे नहीं मिलते हैं तो आपकी जो ये बात है मैं पब्लिकली सारी चीज सबको बता दूंगा, आई एम गोइंग टू टेल टू ईच एंड एवरीवन। तो ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक अ नॉलेज पब्लिक आर रेलेवेंट, यहां पर क्या था कि ये जो है ना, जो बोल रहा था कि मैं जो जो पब्लिक करने की बात कर रहा है, तो जो नॉलेज है यहां पर उसको नॉलेज है कि अगर इसने पब्लिक कर दिया तो मैं तो गया। तो अब आपने जो ये सी के बारे में यहाँ पे पढ़ा ना कि सी को मारा है, तो यहाँ पर ए की जो बी से मरने का मोटिव की बात की जा रही है ना, तो ये पब्लिक ना हो जाए इसीलिए यहाँ हाँ पर बंधु, उसको चार्जर नहीं मोटिव हटते।
और उस मोटिव को लेकर ये और दादा रेलेवेंट हो जाएगा। किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ इट। अजहर हाशमी। विकी उनको म्यूट करो, म्यूट ऑल कर दो, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस नहीं जी मैं म्यूट कर चाहिए। दिए, ये म्यूट कर बहुत दिए। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, मैं विथ इलस्ट्रेशंस पढ़ा इसीलिए रही हूँ। चले आगे बढ़ो। समझ में आया ये? समझ में आया ये? यस मैम। क्या है मुझे बताओ। मैम ये यहाँ पर जो फैक्ट इशू है ना, जो फैक्ट्स को यूज करा जा रहा है, यहाँ पर ये मोटिव के बारे में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर ए ने सी का मर्डर किया है और बी को इस बारे में पूरी जानकारी है, और ए जो है वो टॉर्चर कर रहा है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं दिए तो मैं इस बात को पब्लिक कर दूंगा। तो ये जो नॉलेज है ना मुझे, कि मैं अपने, जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं कि सी को मारा है, यहाँ बोला जा रहा है सी को मारा है, तो यहाँ पर ए की जो बात है बी को मारने की, तो मोटिव क्या हो जाएगा? उसकी बात पब्लिक ना हो जाए, उसकी बात पब्लिक ना हो जाए, इसके लिए ये जो बात है आप लोगों को कनेक्ट कर रही है मोटिव को, और मोटिव आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई ये तो बात पता चल जाएगी, अगर पब्लिक हो जाएगी ये बात पता चल जाएगी, तो इसका मोटिव समझ में आ रहा है। अगर इसका मोटिव समझ में आ रहा है तो वो बात हो जाएगी रेलेवेंट। समझे? क्लियर? एनी डिफिकल्टी? यस मैम समझ गए। कौन बोला ऐसे समझ गए? दीपशिखा। हाँ चलो, आप से कम दीपशिका का आवाज आया है। चलो, जी मैम A समझ sues गए। B upon a bond for the payment of money. B denies the making of bond. The fact that at the time of when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. अब A ने B के ऊपर केस सूट इंस्टीट्यूट किया है, सिविल सूट केस है ना, वो इंस्टीट्यूट किया गया है। तो यहां पर जो हमारा ए ने बी के ऊपर जो केस किया है, अपॉन द बॉन्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ मनी, यहां पर लिखा है ना अपॉन द बॉन्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ मनी, तो ये मनी की जो बात की जा रही है, अगर बी ने बॉन्ड के थ्रू अगर पैसे लिए हैं और बी बोल रहा है नहीं नहीं कोई पैसे नहीं लिए, मुझे तो नहीं मालूम है भाई, मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, तो अगर बी डिनाई कर रहा है और टोटली ब्लैंकली बोल रहा है कि ऐसा तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं था, है ना, बॉन्ड वॉज अलाइज्ड टू बी मेड। अलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो आर्टिफिशियल चीज जो बोल रहा है उसका कुछ अहमियत नहीं, उसका कुछ एविडेंस नहीं है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, वो बोली जा रही है, तो अब क्या मान जाए? लेकिन उस वक्त अगर समझो बी को जो पैसों की जरूरत थी, उस समय उसकी बेटी की शादी थी, अगर उसकी बेटी की शादी थी तो डेफिनेटली व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड कि जो फैक्टेड इशू है कि ए सूज बी अपॉन द बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मोटिव दिख रहा है कि उसको पैसे की जरूरत थी, उसको पैसे की जरूरत थी, अगर उसको पैसे की जरूरत थी मतलब उसने बॉन्ड बनाया था, और बॉन्ड बनाया था मतलब उसका मोटिव एकदम दिखाई दे दिया गया। समझा? समझा? यस जी आप मैम, लोग है जी ना मैम। थोड़ा वीडियोस ऑन करके बैठो तो मुझे ना क्लियर हो जाए कि आपको समझ रहा है कि, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को लिखनी है, बिल्कुल याद मैम होगी। ठंडा बहुत है, वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं। ठंडे में वीडियो नहीं ऑन कर सकते, मैं भी ऐसे नहीं है। चलो ठीक है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। A is tried for the murder of B by poison. अब ये तो जहर का मामला है भैया, जहर तो जहर को काटेगा। The fact that before the death of B, A procured poison similar to which was administered to B is relevant. यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पॉइजन खरीदा गया था
ए जो है जिसको बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। अब जो फैक्ट इन इशू है वो क्या है? ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है, ठीक है। यानी कोर्ट क्या करती है? ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई करती है। तो यहां पर बी का जो मर्डर हुआ है, अब ए ने क्या किया था? पॉइजन खरीदा था, ठीक है। जो पॉइजन खरीदा था बी को मारने के लिए, पहले जो भी मतलब वहां पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे ना कि वो जो पॉइजन यूज किया गया है, इस बंदे ने वो सेम पॉइजन एक दुकान से खरीदा था। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो चीजें क्या हो जाएगी? अगर आपने वही चीज मार्केट से खरीदी है और उसी पॉइजन से साला बंदा मर गया, तो यहाँ पे प्रिपरेशन दिख रही है। समझ में आ रहा है? Yes, बिफोर ma'am. दैट उसने क्या किया? बिफोर दैट ही उसने क्या किया? पहले ही प्रिपरेशन करके रखी कि ऐसा पॉइजन लेके रखा कि देते ही साला राम नाम सत्य हो गया। आयो बात समझ में? क्लियर? Yes, ma'am. Now coming to D. The question is whether the certain document of the will of A, the fact not long before the date of alleged will, A made an inquiry into the matters to which the provision of the alleged will relate, that he consulted vakils in reference to making the will, and that he caused draft and other wills to be prepared of which he did not approve are relevant. अब मैं पर्पसली एक लाइन बाय लाइन आपको वहां से पढ़ के दिखा रही हूँ। क्यों पढ़ के बता रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है वाट लग जाएगी अगर ये बात यहाँ पे ऐसे नहीं समझी आपने तो, ठीक है। वेदर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट विल है ए का, वो जो क्वेश्चन में है कि ये विल है क्या? अलाइज्ड विल, जिसके बारे में पता नहीं है, भी नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी हो। तो ये जब कोर्ट ने इस चीज की इंक्वायरी करी, यानी कि वो पर्सन ने इंक्वायरी करी, कोर्ट ने नहीं की, इस बंदे ने इंक्वायरी करी कि ये विल के प्रोविजंस क्या होते हैं, एडवोकेट के पास गया, उससे ड्राफ्ट बनवाया, विल के ड्राफ्ट को अप्रूव करवाया, ठीक है। और सारे के सारे जो फैक्ट्स है बाद में वो सब एविडेंसेस में यूज किया जाएगा ना, क्योंकि अगर ये विल क्वेश्चन में आ जाती है कि ये विल उसकी नहीं है, या मरने से पहले वो विल बना के ही नहीं गया था, ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसी कोई बात थी, तो यहां पर कैसे पता चलेगा? तो ये सारा का सारा मामला जो है कि दैट ही कंसल्टेड वकील, उसने वकील से कंसल्ट किया था विल के बारे में, और उसने ड्राफ्ट करवाई थी विल को, और प्रिपेयर करवाया था भाई। तो उसने भले ही उसको अप्रूव नहीं करवाया, तो वो क्या रेलेवेंट नहीं हो जाएगा? विल तो बनी, ड्राफ्ट तो बना, अप्रूव नहीं किया, तो भाड़ में जाओ। ये सारी चीजें हम एविडेंस में यूज करेंगे। अब मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, ये जो विल है, आप इस विल को लेकर वकील के पास गए थे, ना बोलेगा मर जाएगा, उसको हाँ ही बोलना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट तो बताएगा। नहीं तो मैं वकील को विटनेस लूंगी कि क्या ये बंदा तेरे पास आया था, क्या ये बंदा तेरे पास आया था बिल बनाने के लिए? अगर वो ना तो नहीं बोल सकेगा, नहीं तो अगर ऐसी बात होगी, लीपी होगी, उसने जो टाइपिंग किया रहेगा उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे भेजूंगी मैं, आ तुझे मारू। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिपरेशन के अंदर आता है। आई बात ध्यान पे? क्लियर? एनी डिफिकल्टी? कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं ना? ना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाती हूँ। सॉरी, ए इज एन अक्यूज ऑफ क्राइम। यहां पर जो फैक्ट इन इशू है, ए ने अपराध किया है क्या? ए कसूरवार है क्या? ए ने ऑफेंस किया है क्या? ए ने क्या किया है? मर्डर तो नहीं कर दिया। तो ये जो फैक्ट है यहाँ पर जो कंडक्ट दिखाएगा, द फैक्ट्स आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ आफ्टर द अलेज्ड क्राइम। यहाँ पर आपको टाइम बता है, बिफोर, आफ्टर, अलाइज्ड जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है। मुझे नहीं मालूम है क्या ऑफेंस हुआ है, मैं तो ऐसे ही ठोक रही हूँ मर्डर हुआ है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं तो शान पट्टी करूंगी, देखो कैसे।
A provided the evidence which would tend to give the facts of the case and appearance of the favorable of himself and destroyed the concealed evidence. अब मैंने क्या किया? चालाक तो मैं बहुत हूं. मैंने क्या किया? जो मुझे फेवर करेगी चीजें, वो सबूत मैंने कोर्ट के सामने पेश किए. बोला ये देखो, ये है, आपको मालूम ही नहीं है. और उसके बाद वो जो केस के अंदर ऐसे एविडेंसेस थे, ऐसे सबूत थे जो मुझे ही मार डालने वाले थे, मैंने उसको छुपा दिया. मैंने उसको छुपा दिया. उस छुपाने के वजह से क्या हुआ? मैंने उस विटनेसेस को भी डराया. जो चीजें फेवर में थी वो कोर्ट के सामने लाई, जो चीजें फेवर में नहीं थी उसको मैंने ले लिया अपने साइड. प्रिवेंटेड द प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूस एब्सेंस ऑफ द पर्सन हु माइट हैव विटनेस. यानी कि मैंने विटनेस को डराया. अगर तू कोर्ट में आएगा तो तेरा पूरा खानदान उड़ जाएगा, ठीक है? कोयते से मार डालूंगी मैं तुझे. आके दिखा. एक पैर पे आएगा ना तो दूसरे पैर पे जा भी नहीं पाएगा. वहीं का वहीं गाड़ डालूंगी तुझे मैं, ठीक है? ये बात यहां तक समझ में आई. उसके बाद में और सनबॉर्न पर्सन्स टू गिव फॉल्स एविडेंस इन रिस्पेक्ट इट. यानी कि मैंने ऐसे विटनेसेस को ढूंढा जो मेरे फेवर में बोले और उस चीज को मैं रेलेवेंट करूं. तो जो भी चीजें हुई है ना, उसने जो छुपाया, जो एविडेंस को धमकाया, जो एविडेंस को बोला कि जो भी विटनेस को बोला, जो साक्षीदार है, जो साक्ष्य देने आया था कि दो पैर पे आएगा तो एक पैर पे भी नहीं जा पाएगा, तो ये सारी चीजों को मैं यूज करूंगी मेरे एविडेंस में. और यहां पर इस बंदे का कंडक्ट दिखता है, ठीक है? नाउ दिस इज द कंडक्ट. अब ये कंडक्ट है. समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? एनी डिफिकल्टी? नो मैम. सब लोग शांत बैठे हैं. ऐसे लग रहा है कि मैं आपस आपस में से बात कर रही हूँ. मैम आ रहा है समझ में. चलो, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. अब देखो, ये ना रॉबरी की बात आती है ना तो बहुत मजा आता है. क्यों बताऊं? कि पैसा बोलता है ना. तो दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड सी इन ए's present, the police are coming to look for the man who robbed B. That immediately afterwards A ran away are relevant. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ए ने बी को लूटा. रॉबरी मतलब क्या हुई? वही लूटना ही हुआ ना. क्या बोलेंगे उसको? चोरी बोलेंगे? लूटना क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा? लूटमारी बोला जाएगा ना. मतलब आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड. रॉब्ड इन हिंदी लूटा. जब बी जी ने मैम, लूटना ही लूटा, बोलते हैं. हाँ हाँ, लूटना ही बोलते हैं. है ना, मैं वही बोल रही हूँ. होगा तो वही, पर हो सकता है मेरे को हिंदी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में किधर गलती तो नहीं हो रही है मेरे से. तो जो यहाँ पे बताऊं आप लोगों को कि ए ने बी को लूटा, तो ये क्या है? वेदर ए रॉब्ड बी. ये क्वेश्चन फैक्ट इन इशू है. कोर्ट के सामने ये बात है कि क्या ए ने लूटा. किसको? ए ने बी को लूटा, ठीक है? जब बी को लूटा जा चुका था, तो यहां पर क्या बोल रहा है? सी सेट इन द ए's प्रेजेंस. सी ने ये बात कही, बोली ए के प्रेजेंस में. पुलिस आ रही है, ठीक है? पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन. सुनो सुनो, पुलिस आ रही है, ठीक है? सुनो सुनो, पुलिस आ रही है. तो अगर पुलिस आ रही है तो उस वक्त क्या होगा? वो व्यक्ति जो है, यानी कि दिस पर्सन वो क्या किया? इमीडिएटली भाग गया, ठीक है? इमीडिएटली वो वहां से भाग गया. तो जो पुलिस आने वाली है ना, पुलिस आ रही है जिसने ऐसे बोला, तो उस व्यक्ति को उस समय क्या लगा कि जो बी को लूटा है, इसने जो बी को लूटा है, अब ये स्टेटमेंट सुनते ही, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया इसने बी को लूटा है, ठीक है? द मैन हु रॉब्ड बी, इसने बी को लूटा है. और ये स्टेटमेंट सुनते ही
that immediately afterwards, उसके बाद immediately सामने वाला बंदा 1 2 3 हो गया, भाग गया। क्या हुआ? वहां से भाग गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कंडक्ट है यहां पर, ये जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट है, क्योंकि सी की जो स्टेटमेंट थी वो यहां पर हम लोगों को रेलेवेंसी में उठाकर लेके आ रही है। सी स्टेटमेंट बिकम्स रेलेवेंट हियर। समझ रहे हो? डिफिकल्टी है? मैम रिपीट अगेन। क्या बोल रहे हैं? रिपीट अगेन। नहीं समझ में आया। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? थोड़ी सी आया। मैम मुझे भी नहीं आया। है? अरे बाप रे, किसको किसको नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ मुझे। मैं तो इतना इजी करके बताया मैंने। एक मिनट, मैं थोड़ा सा सीधा हो जाती हूँ। सॉरी। चलो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने है। ए ने बी को लूटा, ठीक है? ए ने बी को लूटा। यहां तक क्लियर? ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने है, ये है फैक्ट इन इशू, ये है फैक्ट इन इशू। यहां तक क्लियर? दीज फैक्ट्स दैट, अब ये फैक्ट्स के बारे में बात करेगा। आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, सी सेड इन एज प्रेजेंस। जब बी को लूटा जा चुका था, ठीक है, जब बी को लूटा जा चुका था, ठीक है, आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है? बी को लूटा जा चुका था, सी ने ये बात ए के प्रेजेंस में बोली, पुलिस आ रही है। द पुलिस आर कमिंग, ठीक है, फिर से बोल रही हूं, सी ने ये बात ए के प्रेजेंस में बोली, पुलिस आ रही है। इतना समझा? इतना समझा? यस मैम। टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी, उस व्यक्ति को उठाने के लिए किसने बी को लूटा है। उस व्यक्ति को उठाने के लिए किसने बी को लूटा है? मैम आप समझ। ठीक है, ठीक है। यस मैम आप समझ। अब ये स्टेटमेंट सुनते ही क्या हुआ? ए ने इमीडिएटली भाग गया। ए इमीडिएटली भाग गया। तो ये जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो सी है ना, सी, इसने सी वाला ही काम किया था, ऐसी स्टेटमेंट दी थी, है ना? सी वाला काम किया था कि ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिस वजह से वो रेलेवेंट हो गया। क्लियर? यस मैम। और कौन था जिसने कहा नहीं? यस मैम, क्लियर। क्लियर? यस मैम। नो डिफिकल्टी? नो मैम। प्रॉमिस करो। यस मैम, प्रॉमिस। थैंक गॉड। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। मैं एक एक लाइन इसीलिए पढ़ रही हूँ, नहीं तो मैं बोलती आप खुद ही पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीजीएस और आरजीएस में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अच्छे खासे मार्क्स है इसके ऊपर, अच्छे खासे। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी, A owes B rupees 10,000. The facts that A asked C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant facts. बताती हूँ क्या है, इतना डरो मत इसको देखकर। ठीक है, कोर्ट के सामने एक प्रश्न उठता है, क्या ए ने
बी को 10,000 रुपए देने को कहा है, ठीक है। ए को बी के 10,000 रुपया देने हैं। क्या ए को बी के 10,000 रुपया देने हैं? वेदर ए ओज बी ₹10,000। ये हमारा क्या हुआ? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू किसके सामने? कोर्ट के सामने। अब फैक्ट्स क्या आते हैं? अब फैक्ट्स क्या आते हैं? ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, ठीक है। अब ये बात जो है ना कि क्या 10,000 रुपया देने हैं, तो ए क्या सी के पास आया, मुझे कुछ पैसे चाहिए? क्या यहां पर ए सी के पास आया कि क्या मुझे पैसे क्या आपको पैसे चाहिए? ठीक है, ठीक है। समझा मैंने क्या कहा, या देयर इज अ क्वेश्चन मार्क? नो मैम। कौन जी बोला मैम, नो? आया। नो किसने समझ बोला? आ गया, समझ आ गया। आपने बोला ना कि कोई क्वेश्चन रेज है, तो मैंने कहा नो मैम। अच्छा, ओके। मैम ए आया सी के पास पैसे पूछने के, पैसे चाहिए। हाँ, पैसे चाहिए, जी। ठीक है। तो यहां पर देखो, ए इज प्रेजेंट। अब देखो, द ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी। ए ने बोला सी को पैसे देने के लिए, एंड दैट डी सेड टू सी इन द एज प्रेजेंस ऑफ हियरिंग। अब यहां पर है ना, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो है आपका इलस्ट्रेशन जी। आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इस इलस्ट्रेशन नंबर जी। आप देखो, जो ए है वो सी के पास आया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब डी ने सी को एडवाइस किया कि भाई आप इसको पैसे मत दो, आप इसको पैसे मत दो, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, ए ने सी के पास आया, ए जो है वो सी के पास आया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब डी ने सी को एक नसीहत दी, एक एडवाइस दिया कि भाई आप पैसे मत दो, क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट इट, क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डी ने पहले से ही बी से 10,000 रुपए लिए थे, ठीक है। क्योंकि डी ने पहले से ही बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं। ए क्या करता है? ए क्या करता है? बिना किसी आंसर के वहां से चला जाता है। ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर, ठीक है। ए क्या करता है? बिना किसी आंसर के वहां से चला जाता है। तो यहां पर जो डी है ना, जिसने एडवाइस करी थी कि भाई इसको पैसे मत दे, ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ये विश्वासघाती है, तो ये जो डी की एडवाइस है वो हो जाएगी रेलेवेंट। प्रीवियस कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। हाँ, समझे? क्लियर? ठीक है। एक बार जो ये लेक्चर है ना, एक बार नहीं, इसको बार बार सुनना, क्या होगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये नहीं तो आप घर पे ही बैठे रहना ना। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। सवाल ये है, क्या ए ने क्राइम किया है? अब ये तो हमारा फैक्ट इन इशू हो गया, ठीक है। द फैक्ट, अब यहां से हमारा फैक्ट क्या बोलता है? A absconded after receiving a letter of warning that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant. यहां पर क्या होगा? ए जो है, जैसे अभी समझो ए के पास एक लेटर आया है कि जो भी यहाँ पे क्राइम हुआ है, समझो एग्जाम्पल हमारे घर के इधर कोई क्राइम हुआ है, किधर भी एक क्राइम हुआ है, तो उसका जिम्मेदार तू है,
ये शो कर रहा है वो लेटर। उस लेटर में जो लिखावटी है, कंटेंट्स लिखा है जो उस लेटर के अंदर, जो वार्निंग लेटर है, जो चीजें यहां पर बताई जा रही है, तो लेटर मिलते ही वो ए क्या किया, वो वार्निंग मिलते ही कि इंक्वायरी होने वाली है तेरे ऊपर, आ रही है पुलिस, तूने जो क्राइम किया है ना, नहीं बचेगा साले, नहीं छोड़ेगी पुलिस तुझे। तो ये लेटर ऑफ वार्निंग जो कंटेंट्स थे उसके अंदर लिखे हुए, उस लेटर को पढ़ते ही ये जो ए है भाग गया। ठीक है, उस लेटर को पढ़ते ही हमारा ए जो है परलोक तो नहीं सिधार गया, लेकिन भाग गया। ठीक है, तो वो जो कंटेंट्स है लेटर के, वो क्या हो जाएंगे बेटा, रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, Previous conduct. yes, it speaks about previous conduct and it becomes relevant. ठीक है, क्लियर हो रहा है, Yes. डिफिकल्टी है, नहीं समझ रहा है तो अभी भी मुझे रोक सकते हो। कौन बोल रहा था मुझे नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी किसको नहीं आ रहा है। मैम बहुत अच्छे समझ में आ रही है। यार मैं तो ट्राई कर रही हूँ बच्चा कि अच्छे नहीं, बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट के, एक एक मैम पॉइंटर्स के यही तो आप हम बोल लोगों रहे को हैं, रुकाऊं, बहुत अच्छे से लेकिन समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, टच वुड। मैं क्योंकि थोड़ा मैम बहुत, मेन तो एविडेंस ही है, हाँ एविडेंस नहीं मेन आया तो कुछ एविडेंस नहीं है, आया। नहीं तो नहीं आएगा। आप बीएनएस पढ़ो, बीएसएस नहीं पढ़ो, सब पढ़ो, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्रॉस के लाइंस पे भी आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ऐसा मरेंगे, ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा गला दबाएंगे, समझे। चलो, now A is an accused of the crime, the facts that after commission of the alleged crime he absconded or was in the possession of property or proceeds of a property acquired by crime, attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. अब डरो मत इसको देख के कि ये इतना बड़ा 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 क्या लिखा है, डरने की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या ए एक अक्यूज्ड है और उसने कोई क्राइम किया है, तो अब इसकी वाट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, जो यहां पर कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, अब ए ने एक क्राइम किया, अब मेरे हाथ में एक सोने का कंगन, मुझे उसने मार डाला, खत्म, मैं फिनिश। अब ये होशियार चंद जो है, इसने ये कंगन उतारा और खुद पहन लिया। ठीक है, ये कंगन उतारा और खुद पहन लिया और भाग गया। कैसे, एब्सकॉन्डेड, भाग गया। ठीक है, अब ए ने जिस चाकू से मुझे मारा था, ए ने जिस चाकू से मुझे मारा था, वो चाकू, वो भी उससे बरामद हुआ, जो प्रॉपर्टी उसके पास थी। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिविटी लगाएगा कि अगर उससे वो नाइफ बरामद होता है, ये कंगन बरामद होता है, तो मेरा मर्डर किसने किया, इसने, जो पानी पी रहा है। ठीक है, मेरा मर्डर किसने किया, इसने। ठीक है, समझा, समझा, क्योंकि वो Yes. चीज जो है वो कंसील थिंग्स का मतलब है, वो चीजें विक्की से मिली, कंगन भी उससे मिला, चाकू भी उससे मिला। विक्की को कोयते का शौक है ना, तो कोयते से जो उसने मेरा सर धड़ कर दिया था, अलग कर दिया था, वो भी उससे मिला। तो मर्डर किसने किया, इसने। 302 में मैम कौन उसको खंजर जाएगा, बोलते हैं। हाँ जो भी बोलते यार, जो भी बोलते। ठीक है, क्लियर, डिफिकल्टी नहीं है, आगे बढ़ू। चल, अब जी, इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है कि इतना बड़ा ये क्या है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविश्ड। अब ये रेविश जो है ना, ये रेप की बात करता है, रेविश जो है ये रेप की बात करता है। ठीक है,
अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद वाला एग्जाम्पल कंटिन्यूशन इसी का है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा के ये यहाँ पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब रैविश की मैं अगर आपसे बात कहूं कि क्या ए का रेप किया गया है, क्या ए का रेप किया गया है, ठीक है, तो ये रैविश्ड वर्ड जो है ना यहाँ पर, तो बहुत सारे आपको बोलेंगे ये तो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की बात करता है। कौन सी मॉडेस्टी, जब रेप की बात हो रही है, रेप होने से पहले मॉडेस्टी ऑफ वुमेन तो गई ना, वो तो सेक्शन एंड होगा, वो तो सेक्शन ऐड होगा। तो रैविश इज रेप हियर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज इन अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन एंड रेप, देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर टॉकिंग, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग बताई जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले तो आप ये समझो कि क्या ए ने ए का रेप किया गया है, पहली बात तो ये है, ठीक है, क्या ए का रेप किया गया है। She made a complaint relating to the crime. The circumstances under which and the terms in which the complaint was made are, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं ना ravished, ये वर्ड यूज कर रहे हैं ravished, है ना। तो जो रेप हुआ है उसमें ए ने जो थोड़ी देर बाद आना ना, तो थोड़ी देर बाद रेप की अगर उसने कंप्लेन करी, उस क्राइम के बारे में जाकर वो पुलिस स्टेशन जाके उस सर्कमस्टेंसेस में उस टर्म्स के अंदर वहां पे जाकर वो कंप्लेन करती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ इस बात को, कोई शर्मनाक बात नहीं है कि जिसे मैं ना बता सकूं यहाँ पर। इट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो टर्म्स की बात की जाए, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, तो दिस कम्स अंडर द क्राइम, जहां पर ये सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहा है। द टर्म्स ऑफ कंप्लेन जो यहाँ पे लिखा है ना, द टर्म्स ऑफ कंप्लेन, यहाँ पे आप पढ़ो अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ रहा है। अलाइज रेप, जो रेप हुआ है, अलाइ नहीं हुआ है मालूम नहीं है, ठीक है। शी मेड अ कंप्लेन, उसने कंप्लेन की है रिलेटिंग टू द क्राइम, वो गई पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे वो जाके कंप्लेन करके आई। द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच, जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो हालात थे, उसी चीजों को लेकर द टर्म्स इन विच द कंप्लेन वाज मेड, उसी हालातों में जाकर अगर वो जाके कंप्लेन करती है, तो भाई इसे तो रेप, क्या रेपिस्ट ही बोला जाएगा, जिसने उसका रेप किया होगा, तो वो किसका भी नाम ले, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द फैक्ट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेन, उसने कंप्लेन ही नहीं करी। द फैक्ट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेन, अगर उस बंदी जो बंदी है, उसने अगर कंप्लेन ही नहीं करी, तो यहां पर ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बोल रही है कि अगर रेप होने के बाद भी उसने कंप्लेन नहीं की तो क्या, ठीक है। कंप्लेन अगर नहीं होती है, ऐसी होती है कि बिना कंप्लेन के ही सब हो गया, तो जो भी रेप हुआ है तो उसको कैसे माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? प्रीवियस कंडक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्रीवियस कंडक्ट तो चलो ठीक है, लेकिन ये अगर समझो उसको रेप होने के बाद में वो नहीं कंप्लेन करती है, उसके बाद में वो मर जाती है, डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, अब बात आई ना ऊट पहाड़ के नीचे, कि कंप्लेन तो नहीं की, बाद में मर गई, क्योंकि बाद में का जो डर है, तकलीफ है ना, वो बाद में की है, और बाद में होने के वजह से वो 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आ जाती थी। अब ये 32(1) तो नहीं है, हो गया 26 हो गया। अब 26 हो गया, वेरी गुड। अब ये 32(1) तो नहीं है, ये 26, जो कि एक कोरोबरेटिव एविडेंस के थ्रू यूज किया जाएगा, उसको रेप केस में नहीं, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन केस में उसको कहीं ना कहीं उस ऑफेंडर को सजा मिलेगी, वो कवर हो जाएगा उस एक्सेप्शन में। वरना उसने तो कंप्लेन की ही नहीं ना, पहले की तो रेलेवेंट होगी, बाद में की तो भूल जाओ, समझे? क्लियर? अब के जो है ना, ये वही है जो मैं आपको रॉबरी का पहले बता के आई, सेम ए रॉब जो है ना, वही है सेम, इसको थोड़ा सा अटका मटका करके दिया है, दैट्स ऑल।
आई होप जो मेरा 6 पढ़ाने का इलस्ट्रेशन का मेरा मोटिव था कि आप लोगों को मैं एक एक इलस्ट्रेशन बहुत ध्यान से पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, और आपको जो सेक्शन है एकदम ऐसे हो कि जबान पे होए, और आप किसको भी मोटिव प्रिपरेशन और जो भी हम लोगों को बोलना भी है कि आपको ऐसे है कि इलस्ट्रेशन मैंने ए से के रट्टा तो क्या, मेरे को हर इलस्ट्रेशन का मतलब मालूम। समझा? Yes, ma'am. डिफिकल्टी? No, ma'am. तो एंड करे क्लास को। Yes, ma'am. आज मैं क्लास क्यों एंड कर रही हूँ, मेरा एक वजह है। यहाँ पर